Yes, girls, good morning. Today I'm gonna talk about the initial part of chapter 8, that is diseases, and diseases को कैसे क्लासीफाई करते हैं हम और उनके एग्जांपल्स के साथ। तो काफ़ी सारी टर्म्स होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती है, जैसे कि कंटेजियस और कम्युनिकेबल, इनका मतलब क्या है। और आपके जैसे क्वेश्चंस में आ जाता है कि इज़ इट अ कंटेजियस डिजीज़ और इज़ इट अ कम्युनिकेबल डिजीज़। ठीक है, इज़ इट कंटेजियस और नॉन कंटेजियस, नॉन कंटेजियस और नॉन कम्युनिकेबल में क्या फ़र्क है। तो ये ओवरव्यू हम लेंगे डिजीज़ का कि हम कैसे इसको क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, अब ह्यूमन डिजीज़ की फ़र्स्ट जो क्लासिफिकेशन होती है दैट इज़, पहला होता है आपका कंजेनाइटल डिजीज़ेस एंड सेकेंड आपका होता है एक्वायर्ड डिजीज़ेस। कंजेनाइटल एंड एक्वायर्ड जितनी भी डिजीज़ेज़ है ह्यूमन डिजीज़ेज़ उसको हम क्लासीफाई करते हैं कंजेनाइटल एंड एक्वायर्ड के अंदर। कंजेनाइटल का मीनिंग होता है बाय बर्थ, जो बाय बर्थ प्रेजेंट होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक है, दो टाइप की होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 में इंसुलिन एब्सेंट होता है, इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं होता है और वो बाय बर्थ प्रोड्यूस नहीं होता, बिकॉज इंसुलिन के जो बीटा सेल्स बनाने वाले जो हैं उनके अंदर म्यूटेशन होती है। तो डायबिटीज़ टाइप 1 जो है ये कंजेनाइटल है। ठीक है, और जो टाइप 2 है डायबिटीज़ मेलाइटस, टाइप 2 जो है वो बाय बर्थ नहीं होती है, वो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम आपके एक्वायर होती है। ठीक है, तो टाइप 2 जो हो गई वो एक्वायर्ड डिजीजेस। कंजेनाइटल मतलब जो बाय बर्थ प्रेजेंट है एंड एक्वायर्ड मतलब जो कि लाइफ टाइम में हम एक्वायर करते हैं। अब कंजेनाइटल डिफेक्ट्स होते हैं बहुत सारे आपके, जैसे कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं आपके। सिकल सेल अनीमिया हमने पढ़ा था, जिसको होगा वो बाय बर्थ ही होगा। ठीक है, बीटा ग्लोबिन चेन के अंदर 6th पोजीशन पे आपका ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वेलिन आ रहा है। ठीक है, तो वो क्या है, बाय बर्थ आपका जीन में म्यूटेशन है। उसके बाद PKU फिनाइल एलनिन हाइड्रोक्सिलेज, जो फिनाइल एलनिन हाइड्रोक्सिलेज जो एंजाइम था वो एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से एक्सेस ऑफ फिनाइल एलनिन जो कि टायरोसिन में कन्वर्ट होता था वो नहीं होगा एंड आपका मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा। आपके जो बॉडी पे है वाइट पैचेस पड़ जाएंगे, मतलब एल्बिनिज्म। सो ये जो जितने भी बाय बर्थ जो डिजीज़ेज़ होती हैं ना उनको हम कहते हैं कंजेनाइटल डिजीज़ेज़। ठीक है, और ये जनरली जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से ही होती है। बाय बर्थ ही बच्चा जो है जेनेटिक म्यूटेशंस लेके पैदा हुआ है, इसलिए उसको जो डिजीज़ है वो कंजेनाइटल है। ओके, जैसे हमने अब डिस्कस कर लिया सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, जितने भी हमने मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जो पढ़े थे दे आर, जैसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये सारे क्या है, जीन म्यूटेशन की वजह से हैं या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स है और ये बच्चा लेके पैदा होता है। ठीक है, अब एक्वायर्ड जो कि आपके लाइफ टाइम में आएंगे, जो बाय बर्थ प्रेजेंट नहीं है। अब जैसे सिंपल सा एग्जाम्पल, टाइफॉइड, इट इज़ अ डिजीज़, बट ये क्या है, बाय बर्थ तो प्रेजेंट नहीं था, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम आपको डिजीज़ हुई। और एक्वायर्ड का मतलब ये नहीं है कि वो डिजीज़ जब आपने एक्वायर कर ली तो ज़िंदगी भर चलेगी, नहीं। ज़िंदगी में पैदा होने के बाद जो भी डिजीज़ आपको हो रही है, बेशक 2 हफ्तों के लिए, 2 महीनों के लिए, 2 साल के लिए, दैट आर ऑल एक्वायर्ड डिजीज़ेस। ठीक है, हमने एक्वायर की है ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल, ड्यूरिंग आवर लाइफ स्पैन। ठीक है, तो अब जो भी आपकी डिजीज़ेस आप पढ़ोगे इस चैप्टर के अंदर, ऑल आर एक्वायर्ड डिजीज़ेस, कोई भी इनमें से कंजेनाइटल नहीं है। एड्स पढ़ोगे, एक्वायर्ड है। ठीक है, टाइफॉइड है, एक्वायर्ड है। उसके बाद निमोनिया एक्वायर्ड है, डिप्थीरिया एक्वायर्ड है, टेटनस एक्वायर्ड है, पोलियो एक्वायर्ड है। ठीक है, पोलियो वाला बच्चा भी जो होता है वो पोलियो लेके नहीं पैदा होता, उसके लाइफ टाइम के अंदर वो एक्सप्रेस होता है। ठीक है, ओके, सो अब एक्वायर्ड डिजीज़ेस जो है उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं हम। अब जैसे एक्वायर्ड है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ना
विटामिन B12 बहुत कम ले रहे हो अपनी डाइट में, तो उससे क्या होगा, आपको अनीमिया हो जाएगा। अनीमिया जो होता है आयरन डेफिशिएंसी वाला भी होता है, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी से भी होता है, विटामिन B12 की वजह से भी होता है, इसकी डेफिशिएंसी से। तो जो विटामिन B12 की कमी से जो आपका अनीमिया होता है, उसका एक स्पेशल नेम होता है, उसको हम कहते हैं पर्नीशियस अनीमिया। पर्नीशियस अनीमिया किसकी कमी की वजह से हो रहा है, विटामिन B12 की। अब ये बच्चा लेके पैदा नहीं हुआ है, इसकी डाइट में जैसे ही विटामिन B12 कम होगा वो उसको डिसऑर्डर को एक्सप्रेस कर देगा, ठीक है। लेकिन क्या एक बच्चा जो अनीमिया है वो दूसरे बच्चे के साथ खाना खाए या उसके साथ जो है बाय चांस उसका जो है फूड वो शेयर करता है और उसके साथ रहता है, उसके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में से जो भी आपका कभी कभी म्यूकस रिलीज होता है वो उसके सामने होता है एंड ही इनहेल्स इट, ठीक है। सपोजिटली हम मानते हैं कोविड में क्या था कि आपका जो पेशेंट है उसने अगर आपका जो है म्यूकस रिलीज किया ड्रॉपलेट की फॉर्म में इन्वायरमेंट में, तो आपने उस ड्रॉपलेट को इनहेल कर दिया गलती से, तो आपको क्या होगा, आपको भी कोविड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पर्नीशियस अनीमिया वाला जो बच्चा है उसके अगर आपने ड्रॉपलेट्स इनहेल कर दिए तो आपको पर्नीशियस अनीमिया नहीं हो जाएगा, ठीक है। मतलब पर्नीशियस अनीमिया फैलता नहीं है, जिसके अंदर है उसके अंदर है, चाहे आप उसके साथ बिल्कुल जुड़ के बैठो, चाहे अलग बैठो, चाहे खाना शेयर करो, चाहे कुछ भी शेयर करो, ठीक है। तो वो क्या एक्वायर्ड डिजीजेस जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे नहीं जाती, उसको हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। अब जो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस आप इसमें क्या कहोगे, बहुत एक ईजी एग्जांपल है, मैंने आपको डिस्कस किया, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स। किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी होगी, आपको विटामिन सी की डेफिशिएंसी है, डाइट में स्कर्वी हो जाएगा, ठीक है। आपको विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो आपको आई प्रॉब्लम्स हो जाएगी, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी है तो आपको जो है मसल्स की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स है, एक तो इसके अंदर ये आ गया। देन सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर। कैंसर क्या होता है, आप जब कैंसर कॉजिंग एजेंट्स के कांटेक्ट में आते हो, फॉर एग्जांपल जो आप बार बार अपना एक्सरे करवाना पड़ गया आपको, लाइफ टाइम में आपने लगातार 10 से 15 एक्सरे करा लिए, आपको प्रॉब्लम थी, तो एक्सरेज जो होती हैं वो भी कैंसर कॉजिंग रेज होती हैं, ठीक है। देन सेकेंड आपका कुछ केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से आपने अगर वो खा लिया, ज़्यादा कंज्यूम किया तो आपको कैंसर हो जाएगा, जैसे कि अजीनोमोटो एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है, जो चाइनीज़ फूड में डलता है, आपका जो टेस्ट बहुत अच्छा कर देता है। लेकिन अजीनोमोटो को अगर आप बहुत ज़्यादा कंज्यूम करोगे, मतलब आप रेगुलर डाइट में उसको यूज़ करोगे, देन इट इज़ एबल टू कॉज इंटेस्टिनल कैंसर, ठीक है। उसके बाद यूवी लाइट में अगर आप एक्सपोज करते हो, यूवी लाइट, देन ऑल्सो कैंसर कैन बी कॉज्ड। कैंसर है क्या, इट इज़ द अक्यूमुलेशन ऑफ जेनेटिक म्यूटेशंस। एक से ज़्यादा जेनेटिक म्यूटेशंस हो गई हैं, देन इट लीड्स टू कैंसर, ओके। सो कैंसर, एक पेशेंट को कैंसर है, डॉक्टर उसको ट्रीट कर रहा है, उसके रेगुलर कॉन्टैक्ट में आ रहा है, उसकी ब्रेथ उसके साथ मिक्स हो रही है, बट क्योंकि ये एक बंदे से दूसरे बंदे में फैलता नहीं है, इट इज़ नॉन कम्युनिकेबल एंड इट इज़ एक्वायर्ड, क्योंकि बाय बर्थ प्रेजेंट नहीं था। उसके बाद आपकी बहुत सारी जो डिजीज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल एलर्जी हो गई, किसी को एलर्जी नॉर्मल भी होती है और कई बार बहुत सीवियर फॉर्म में होती है कि आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। और उसके बाद आप अगर ड्रग अब्यूज़ करते हो, ठीक है, उसकी वजह से भी जो है जो भी प्रॉब्लम्स होंगी आपको वो एक्वायर्ड नॉन कम्युनिकेबल में आएंगी, ठीक है। जितने भी आपके डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स है, जितने भी आपके मेंटल डिसऑर्डर्स है, फॉर एग्जांपल स्किज़ोफ्रेनिया, फॉर एग्जांपल पार्किंसंस डिसऑर्डर, अल्जाइमर्स डिसऑर्डर, ठीक है, एंड देन योर डिमेंशिया जिसमें लॉस ऑफ मेमोरी हो जाती है, जितने भी ये साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं, ये बच्चा लेके पैदा नहीं होता और एक्वायर्ड होती है और नॉन कम्युनिकेबल होती है, ठीक है। अब हम आते हैं जो कि कम्युनिकेबल डिजीज़ेस है। कम्युनिकेबल मतलब फैलेगी वो पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा सकती है, आइदर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और थ्रू सम अदर एजेंट। अब इसके कम्युनिकेबल में क्या होता है,
कम्युनिकेबल में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे और वो बहुत ही कॉमनली पूछा जाता है क्योंकि बच्चों को कंसेप्ट ये क्लियर नहीं होता, कंटेजियस एंड नॉन कंटेजियस। ठीक है, ये क्या है, ये सारी की सारी कम्युनिकेबल डिजीजेस है। ठीक है, लेकिन कंटेजियस जो होता है वो पर्सन टू पर्सन फैलता है। ठीक है, कम्युनिकेबल है मतलब इट इज़ स्प्रेड होता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अगर वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से वो स्प्रेड होगा दूसरे पर्सन पे तो उसको बोलेंगे कंटेजियस, मतलब पर्सन टू पर्सन एंड दैट इज डायरेक्टली। तो आपका जो वो था कोविड क्या था, इट वॉज ए कम्युनिकेबल डिजीज। फर्स्टली इट वॉज एक्वायर्ड, देन इट वॉज कम्युनिकेबल एंड देन वो वन पर्सन से दूसरी पर्सन पे फैल रहा है। ठीक है, तो वो कंटेजियस था। फॉर एग्जाम्पल कोविड कैसे फैलता था कि आपने जो भी है उसने जो है स्नीज़ किया और उसके ड्रॉपलेट्स हवा में रिलीज़ हुए। दोज ड्रॉपलेट्स उनके अंदर क्या था, आपका वायरस था, कोरोना वायरस। ठीक है, क्योंकि ये लंग्स के अंदर सबसे पहले जाके ये लंग्स को इन्फेक्ट करता था। तो लंग्स से आपको खांसी होगी, आप जो है ड्रॉपलेट्स रिलीज़ करेंगे अपने इन्वायरमेंट में और वो ड्रॉपलेट अगर किसी और ने इनहेल कर लिया तो वायरस वो उसके अंदर चला जाएगा। सो इट वॉज कंटेजियस एंड इट वॉज कम्युनिकेबल। ठीक है, उसके बाद HIV डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलता है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मतलब इफ़ अ पर्सन एंड इफ़ टू पीपल आर इंगेजिंग, इसको लेते हैं इस हिसाब से कि एक पर्सन को किसी ने अपना ब्लड दिया, ठीक है, और जिसने ब्लड दिया वो HIV पॉजिटिव था, तो जिसको ब्लड दिया वो भी HIV पॉजिटिव हो जाएगा। या जिसने सिरिंज किसी HIV पेशेंट की यूज़ करी तो वो HIV हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी कि मैम ड्रॉपलेट डायरेक्टली इनहेल कर दिया, वो तो हमें समझ में आ रहा है कि बहुत ही क्लोज कांटेक्ट से हो रहा है। अब HIV में तो हम क्लोज कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं ना, तो उसके लिए समझो कि नॉन कंटेजियस डिजीजेस कौन सी होती है, जैसे कि मलेरिया, यस मलेरिया, डेंगू। एक बच्चे को डेंगू हो गया, वो दूसरे बच्चे को डेंगू अगर उसके साथ बैठ जाएगा तो नहीं होगा। ठीक है, वो अपना ब्लड शेयर करेगा तो नहीं होगा। ओके, वो सेक्सुअल कांटेक्ट में आएगा तो नहीं होगा, वो सिरिंज शेयर करेगा तो नहीं होगा। डेंगू किससे होता है, एक मच्छर के काटने से। ठीक है, तो जो ये मस्कीटोज होते हैं, जो ये एनिमल्स होते हैं जो कि एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन के बीच में डिजीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं, उन एनिमल्स को बोलते हैं वेक्टर्स। ठीक है, ये वेक्टर वो वाला नहीं है बायोटेक वाला। वेक्टर वो क्या होता था बायोटेक में, व्हीकल विच कैरीज द फॉरेन जीन इनटू द होस्ट। ठीक है, ये वेक्टर है, इट कैरीज द डिजीज कॉजिंग एजेंट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ठीक है, तो अगर आपके वेक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डिजीज़ को ले जाने के लिए, तब आपका वो कम्युनिकेबल तो है क्योंकि पर्सन टू पर्सन स्प्रेड हो रहा है, लेकिन डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहा। उस पर्सन से P1 से P2 में फैलने के लिए कौन यूज़ हो रहा है, वेक्टर यूज़ हो रहा है। या कौन यूज़ हो रहे हैं, कैरियर्स यूज़ हो रहे हैं। कैरियर्स क्या होते हैं, आपके फ्लाइज। अब मलेरिया देखो, मलेरिया क्या होता है, एक मच्छर के काटने की वजह से होता है, अनोफिलिस मस्कीटो, फीमेल अनोफिलिस। ठीक है, डेंगू किसकी वजह से होता है, ये आपका एडिस इजिप्टाई जो आपका एक मस्कीटो होता है उसके काटने के वजह से होता है। मतलब एक एडिस इजिप्टाई ने जो है एक डेंगू वाले पेशेंट को बाइट किया। बाइट करने से क्या हो, डेंगू जो ये डेंगू डिजीज़ कॉजिंग एजेंट जो था ना, वो क्या था आपका डेंगू में डेंगू वायरस, वो किस में चला गया,
एडिस मस्कीटो में। अब एडिस मस्कीटो हो गया है इन्फेक्टेड, बट उसके अंदर डिजीज कॉज नहीं हो रही है, ठीक है। अब ये दूसरे पेशेंट को जब काटेगा तो उसके अंदर वही डेंगू वायरस वो डाल देगा। तो पर्सन टू पर्सन साथ रहने से नहीं हो रहा है ये डिजीज, ठीक है। ये डिजीज हो रही है किसी न किसी एनिमल के बीच में आने की वजह से। वो वेक्टर्स होते हैं और कई बार कैरियर्स भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपका जो ये है एंड जो आपका अमीबियासिस है या एस्कैरिस जो होता है एक निमेटोड होता है। निमेटोड मतलब एस्केलमेंट्स के अंदर वो आता है, फाइलम एस्केलमेंट्स, ठीक है। वो एस्कैरिस जो होता है वो हमारी इंटेस्टाइन में रहता है। एस्कैरिस क्या है तुम्हारा? डिजीज कॉजिंग एजेंट है, मतलब पैथोजन है। मलेरिया में पैथोजन क्या है? प्लाज्मोडियम। डेंगू में पैथोजन कौन है? डेंगू वायरस, ठीक है। और कोविड में आपका पैथोजन कौन है? कोरोना वायरस, कॉफ2। एड्स के अंदर आपका पैथोजन कौन है? HIV, दैट इज़ वायरस। तो जो डिजीज कॉजिंग एजेंट को दूसरे पर्सन में ले जाने के लिए अगर वेक्टर और या कैरियर का यूज़ होता है तब हम उसे कहते हैं नॉन कंटेजियस। कैरियर्स में अब एस्कैरिस जो होता है इंटेस्टाइन के अंदर रहता है, एंड दैट इज़ द कॉजेटिव एजेंट ऑफ एस्कैरियासिस डिजीज़। ये अपने एग्स ले करता है और फाइनली जो ह्यूमन है ना उसी के एनस से ये सारे के सारे एग्स जो ले किए हैं एस्कैरिस मदर ने, वो सारे एग्स जो हैं बाहर सॉइल में आ जाते हैं, ठीक है। अब सॉइल में आ गए। अब ये क्या था कि एक एग्स जो है एस्कैरिस के सॉइल में आ चुके हैं। अब एक हाउसफ्लाई थी, वो सॉइल में बैठी या किसी जगह पे वो बैठी, वॉशरूम में जाते जाते वो बैठ गई कहीं, और उसके बाद आप लंच कर रहे थे किसी रेस्टोरेंट में और आपके खाने पे आके बैठ गई और आपने बाई चांस वो एग इंजेस्ट कर लिया, ठीक है। अब वो अपने एग जो है इंजेस्ट किया है और वो एग क्या है? कॉजेटिव एजेंट। तो कॉजेटिव एजेंट किसी पर्सन से किसी के थ्रू पहुंचा, किससे? हाउस फ्लाई से। तो हाउस फ्लाई कैरियर हुई। कैरियर इसलिए हुई क्योंकि इसके हाथ पैरों पे लगा है एग। वेक्टर वो होते हैं जिनके अंदर ब्लड में चला जाता है, जिनके अंदर चला जाता है आपका पैथोजन और फिर वो बाइट करने से ट्रांसफ़र करते हैं। कैरियर्स वो होते हैं जिनके हाथ पैरों पर, जैसे आपके जो पॉलन ग्रेन होते हैं ना, जो एंटोमोफिली की वजह से जिनका पॉलिनेशन होता है, तो वो इंसेक्ट बैठता है, पॉलन कैरी कर लेता है और दूसरे जब वो प्लांट पर जाके बैठेगा तो वो पॉलिनेशन करा देगा। ऐसे ही हाउस फ्लाई होते हैं, ठीक है। ये कैरियर्स होते हैं बिकॉज दे कैरी द पैथोजन आउटसाइड देयर बॉडी, ठीक है। पैथोजन कहाँ पे है? बॉडी के बाहर प्रेजेंट है, ऑन आपके फोर लिम्स या हाइंड लिम्स पे। वेक्टर्स कौन होते हैं? दे कैरी द डिजीज कॉजिंग पैथोजन इनसाइड देयर बॉडी। तो ये बाइट से दूसरे पर्सन को पास ऑन करते हैं, ठीक है। तो जब भी आपका बीच में वेक्टर आ गया या कैरियर आ गया, आपका नॉन कंटेजियस डिजीज़ है, ठीक है। मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, ठीक है। फिलेरियासिस, एलिफेंटियासिस या फिलेरियासिस, उसमें एक मस्कीटो होता है क्यूलेक्स मस्कीटो, मैं आगे सब कुछ समझाऊंगी, ठीक है। अमीबियासिस, एस्कैरियासिस, ये आपके कैरियर्स की वजह से होते हैं, ठीक है। और चिकनगुनिया जो है वो भी आपका जो है नॉन कंटेजियस होता है। अब कंटेजियस कौन हो गए? जिसमें अब देखो HIV के अंदर वेक्टर या कैरियर इन्वॉल्व नहीं है, तो इसलिए इसको हम कंटेजियस करेंगे पर्सन टू पर्सन डायरेक्टली। खाना खाने से नहीं हो रहा, लेकिन बॉडी के फ्लूइड्स जब भी कांटेक्ट में आएंगे, डायरेक्ट कांटेक्ट में, तभी HIV होगा, ठीक है। कोविड जो था ड्रॉपलेट्स के थ्रू हो रहा था, वो आपका कंटेजियस था, ठीक है। ऐसे ही आपकी कुछ फंगल डिजीज़ होती है, फॉर एग्जांपल आपका रिंग वर्म हो गया, तो वो फंगल डिजीज़ आपकी बॉडी पे हुई है और आपने बाई चांस उसको टच कर लिया तो आपके ऊपर भी वो फंगस आ जाएगा और फंगस जो है वो आपको भी रिंग वर्म कर देगा, ओके। देन हर्पीस जो होता है वो भी आपका कंटेजियस होता है। कॉमन फ्लू जो आपका होता है जिसके अंदर आपको बहुत स्नीजिंग होती है, आइज़ में वाटरी फ्लूइड निकलता है, ये भी आपके छींका आपने और किसी और ने जो है आपका वायरस कैरी कर लिया। कॉमन जो फ्लू होता है इट इज़ कॉज्ड बाय राइनो वायरसेस, ठीक है। तो ये वायरस जैसे ही ड्रॉपलेट में जाएगा, किसी और ने इनहेल किया तो डायरेक्टली आपका ये उसको भी डिजीज़ हो जाएगी। तो बाय बर्थ जो डिजीज़ हो रही है कंजेनाइटल, ड्यूरिंग लाइफ टाइम जो डिजीज़ हो रही है दैट इज़ अक्वायर्ड। ये सारे जेनेटिक म्यूटेशंस हैं, आपको इमिडिएटली आप
ऑड वन आउट कर दोगे। लाइफ में जितने भी अक्वायर हो रहे हैं वो दो टाइप के होते हैं, जो स्प्रेड होते हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और जो स्प्रेड नहीं होते फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जो पॉपुलेशन में स्प्रेड नहीं होते उन्हें कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल। ये आयरन डेफिशिएंसी वाला अनीमिया बच्चा जो है, चाहे यूएस घुमाए, चाहे इंडिया घुमाए, चाहे यूरोप घुमाए, चाहे वो कुछ भी करे, वहाँ पे स्नीज करे, कफ करे, वो पॉपुलेशन में स्प्रेड नहीं होगा, ठीक है। तो दैट इज़ नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल जो कि पॉपुलेशन में स्प्रेड होता है, ठीक है। अब स्प्रेड कैसे होता है? या तो डायरेक्टली कांटेक्ट में आने की वजह से, उसे कहते हैं कंटेजियस, और अगर आपका जो डिजीज़ है वो कम्युनिकेबल डिजीज़ अगर एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा रही है विद द हेल्प ऑफ वेक्टर्स और विद द हेल्प ऑफ कैरियर्स, तो हम उसे कहेंगे नॉन कंटेजियस डिजीजेस। कम्युनिकेबल है, स्प्रेड हो रही है, बट किसी वेक्टर या कैरियर के थ्रू, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट आपके जो डिजीजेस होती हैं, हमने उनको कैसे क्लासीफाई किया है। नाउ जैसे ये वेक्टर्स और कैरियर्स का कंसेप्ट आता है, वेक्टर्स अगर आप बात करो कि वेक्टर्स क्या होते हैं, दे आर द एजेंट्स or they are usually the animals they are animals which carry the pathogen inside their body, ठीक है, एंड ट्रांसफर इट टू अ हेल्दी इंडिविजुअल। वेक्टर क्या है? एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पैथोजन को पहुंचाएगा, मतलब ट्रांसफर्स पैथोजन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन बाय कैरिंग इट इनसाइड देयर बॉडी, ठीक है। अब सपोजिटली मलेरिया, ठीक है, मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट क्या है? मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इज़ अ जीनस, ठीक है। इसकी जो स्पीशीज़ होती हैं जो मलेरिया कॉज करती हैं वो 4 टाइप की स्पीशीज़ हैं, ठीक है। एक सेकेंड, 4 टाइप की स्पीशीज़ हैं वो आपकी। एक है आपकी वाइवेक्स, देखो वी स्मॉल में लिखना है, वाइवेक्स। सेकेंड है आपकी मलेरिया लिखा हुआ है उन्होंने एनसीईआरटी में, स्पीशीज़ है मलेरी, RIAE, ठीक है। थर्ड है आपका ओवेल एंड फोर्थ है आपका फाल्सीपैरम। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल या प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम, इट इज़ द पैथोजन दैट कॉजेज मलेरिया, ठीक है। अब ये प्लाज्मोडियम है क्या? सबसे पहले तो ये समझ लो, मलेरिया क्या है? एक प्रोटोजोन है, प्रोटोजोआ को बिलोंग करता है, ठीक है। आपने जो RH विटेकर्स क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अगर याद हो, नहीं याद है तो भी जाके पढ़ लेना 11th की बुक निकाल के। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की थी उसमें क्या था? फर्स्ट किंगडम था मोनेरा, ठीक है। सेकंड किंगडम था आपका प्रोटिस्टा, थर्ड किंगडम था आपका फंजाई, ठीक है। फोर्थ किंगडम था आपका प्लांटी एंड फिफ्थ किंगडम था आपका एनिमेलिया, ठीक है। मोनेरा के अंदर सारे प्रोकैरियोट्स को ले लिया गया था। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? जिनके अंदर जो है जिनके अंदर मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है, ये सारे प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। एंड जिनके अंदर मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं वो कहलाते हैं यूकैरियोट्स, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स का जो किंगडम था वो खाली मोनेरा था। मोनेरा में जितने भी एग्जाम्पल्स पढ़ोगे सारे प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक है। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थी विटेकर की, तो सेकेंड किंगडम ऑनवर्ड सारे यूकैरियोट्स थे। प्रोटिस्टा में सारे सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स लिए थे। उसके बाद फंजाई में आपके जो ऑर्गेनिजम्स थे दे वर हेट्रोट्रॉफिक, खाना खुद नहीं बना सकते थे। सेल वॉल थी, और सेल वॉल किसकी थी? काइटिन की थी, ठीक है। प्लांटी ऑटोट्रॉफ्स थे आपके, ठीक है, खाना खुद बना सकते हैं। अगेन सेल वॉल प्रेजेंट है, बट किसकी है? सेल्यूलोज की। कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर खाना बना सकता है उसको हम प्लांट नहीं कहेंगे जब तक उसकी सेल वॉल जो है सेल्यूलोज की नहीं हो सकती, ठीक है। अब एनिमेलिया था सेल वॉल एब्सेंट, ठीक है, और हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था बट मोस्ट एडवांस्ड।
एनिमल्स थे। तो ये था आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। प्रोटिस्टा के अंदर सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स को लिया गया था, पहले नहीं लिया गया था। जैसे फॉर एग्जांपल एल्गी जो होती है यूनिसेल्युलर होती है, वो प्लांट में पड़ी थी, ठीक है। प्रोटोजोन्स जो होते हैं ना, अमीबा, एंटामीबा, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, ये यूनिसेल्युलर होते हैं एनिमल्स, ये एनिमेलिया में प्रेजेंट थे, ठीक है। फंगस में यूनिसेल्युलर फंगस जो होती है वो क्या होती है आपकी, सैकेरोमाइसिस, ईस्ट, ठीक है। बाद में जितने भी यूनिसेल्युलर फंजाई है, यूनिसेल्युलर प्लांटी है, यूनिसेल्युलर एनिमेलिया है, उन सबको उठा के रख दिया गया प्रोटिस्टा के अंदर, ठीक है। तो प्रोटिस्टा के अंदर ही आपको सैकेरोमाइसिस आती है, प्रोटिस्टा के अंदर एल्गी आती है, प्रोटिस्टा के अंदर आपका प्रोटोजोआ आता है। पहले ये सब बिखरे हुए थे, प्रोटिस्टा के अंदर सारे यूकैरियोट्स होंगे बट ओनली सिंगल सेल्ड, ठीक है। तो ये जो इसके अंदर प्रोटिस्टा के अंदर एक ग्रुप होता है जिसे हम कहते हैं प्रोटोजोन्स या प्रोटोजोआ ग्रुप, उसके अंदर जो होते हैं आपके प्रोटोजोआ को डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स, ठीक है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स होते हैं, इसका एग्जांपल आपका फ्लैजिलेटेड हाफ ट्रिप्नोसोमा हम कर सकते हैं। ट्रिप्नोसोमा जो होता है ये आ रहा है ना, दिख रहा है ना, प्रोटोजोआ के अंदर हमने जो है और फिर 4 ग्रुप्स बनाए हैं बेस्ड ऑन द लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो अच्छा नहीं, पहले ये वाला करो, सूडोपोडिया। अगर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर जो है सूडोपोडिया है तो उससे अमीबॉइड ग्रुप कहेंगे, ठीक है। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स मतलब सूडोपोडिया इज द लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके अंदर आपका अमीबा, एंटामीबा वगैरह आ जाएगा, ठीक है। फिर होते हैं आपके फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। फ्लैजिलेटेड मतलब जिन प्रोटोजोआ के अंदर फ्लैजिला है मूव करने के लिए। इसके अंदर एग्जांपल होता है ट्रिप्नोसोमा, जो कि आपकी क्या कराता है, स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़ कराता है। देन थर्ड जो है आपका सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, जिनके अंदर सीलिया होता है मूवमेंट के लिए। इसके अंदर आपका एक एग्जांपल आएगा पैरामीशियम, ठीक है। उसके बाद लास्ट होता है आपका जिसके अंदर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स जो है एब्सेंट है, ठीक है। इस ग्रुप को कहते हैं स्पोरोजोआ, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम किस पे है, प्लाज्मोडियम जो है इसके अंदर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर जो है एब्सेंट है, ठीक है। कौन से किंगडम को बिलोंग करता है, किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। उसके अंदर कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है, इट इज़ अ प्रोटोजोअन, ठीक है। प्रोटोजोअन के बाद भी ये कौन से टाइप का प्रोटोजोअन है, स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ ग्रुप मतलब स्पोरोजोअन, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा, उसके बाद आपके जो ग्रुप्स हैं प्रोटोजोअन। प्रोटोजोअन भी कौन सा टाइप का प्रोटोजोअन है, इट इज़ अ स्पोरोजोआ। स्पोरोजोअन इसके क्यों है स्पोरोजोअन, क्योंकि इसके अंदर एक स्पोर लाइक जो स्टेज बनती है, ठीक है, इसलिए इसे कहते हैं स्पोरोजोअन। तो आपको 2 चीज़ मैं बता रही थी इसके अंदर, सबसे पहले तो पैरासाइट वर्सेस पैथोजन। पैरासाइट वो होता है जो कि न्यूट्रिशन खुद नहीं ले सकता, और वो न्यूट्रिशन किससे लेता है, एक होस्ट से, ठीक है। ये पैरासाइट जो है होस्ट से न्यूट्रिशन लेगा, तो एक पैरासाइट का अपना होस्ट होता है, वो फिक्स्ड होता है, ठीक है। न्यूट्रिशन लेगा, साथ में न्यूट्रिशन लेगा और इसको हार्म करेगा। और ये जो पैरासाइट होता है ये होस्ट के ऊपर भी प्रेजेंट हो सकता है, होस्ट के अंदर भी प्रेजेंट हो सकता है। तो पैरासाइट्स, all parasites have their specific host. They can be ectoparasites, they can be endoparasite, and ये क्या करते हैं, ये होस्ट को हार्म करते हैं और खुद क्या होते हैं, इनको बेनिफिट होता है क्योंकि इनको खाना मिलता है। तो पैरासाइट होस्ट का जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, प्लस एंड माइनस, मतलब पैरासाइट को गेन हो रहा है, होस्ट को जो है नुकसान हो रहा है। नुकसान हो रहा है, कोई डिजीज़ नहीं हो रही है उसको,
ओके, खाली नुकसान हो रहा है। फॉर एग्जांपल आपका जो हेड लाइस होती है वो हमारा खून पीती है स्कैल्प से, ओके, तो वो हमें हार्म कर रही है क्योंकि वो हमारा ब्लड सक कर रही है, ठीक है, वहाँ पे प्रॉपर न्यूट्रिशन हेयर फॉलिकल को नहीं मिल पा रहा, तो इट इज़ हार्मिंग अस, तो वो पैरासाइट हो गई। लेकिन इज इट कॉजिंग अ डिजीज? नो, तो वो खाली पैरासाइट है। और कैसा पैरासाइट है? एक्टोपैरासाइट। अब पैथोजन क्या होता है? पैथोजन, ऑल पैथोजन्स आर पैरासाइट्स। ये अब मतलब एक होस्ट से न्यूट्रिशन लेंगे। सो जस्ट लाइक अ पैरासाइट, पैथोजन क्या है? एक पैरासाइट ही है। ईच पैथोजन हैज अ स्पेसिफिक होस्ट, ठीक है। अब जैसे टाइफॉइड है, वो कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है? साल्मोनेला बैक्टीरिया। तो साल्मोनेला बैक्टीरिया इज अ पैथोजन, और वो किसके अंदर डिजीज कर रहा है? ह्यूमंस के अंदर। वो काऊ के अंदर डिजीज कॉज नहीं करेगा, बेशक उसके अंदर घुस जाए, इंटेस्टाइन में चला जाए फूड के थ्रू, लेकिन उसको डिजीज कॉज नहीं करेगा, बिकॉज काऊ उसका होस्ट नहीं है। उसका स्पेसिफिक होस्ट कौन है? उसका ह्यूमन होस्ट है। लेकिन ये जो है, ये भी ऐसा रिलेशनशिप शो करते हैं कि पैथोजन जो होता है उसको बेनिफिट होता है, और जो होस्ट होता है उसको नुकसान होता है। नुकसान क्या होता है? उसके अंदर डिजीज़ हो जाती है। पैरासाइट जो होता है ये डिजीज़ कॉज भी कर सकते हैं और डिजीज़ कॉज नहीं भी कर सकते। जब ये डिजीज़ कॉज करते हैं तो दोज पैरासाइट्स आर कॉल्ड एज पैथोजेंस, ठीक है। और जब ये खाली नुकसान करा रहे हैं तब ये खाली कहलाएंगे पैरासाइट्स। तो पैथोजेंस, ऑल पैथोजेंस आर व्हाट? पैरासाइट्स, बट ऑल पैरासाइट्स आर नॉट पैथोजेंस, ठीक है। ये वाली टर्म एक बतानी थी मैंने आपको। उसके बाद सेकंड चीज़ मैंने आपको बतानी थी कि होस्ट एंड वेक्टर। हमने अभी अभी पढ़ा कि जो प्लाज्मोडियम होता है वो कॉजेटिव एजेंट है मलेरिया का। कॉजेटिव एजेंट मतलब इट इज़ अ पैथोजन, और डिजीज़ कौन सी कॉज कर रहा है? मलेरिया। और इसका होस्ट कौन है? इसका होस्ट है ह्यूमन, जिसके अंदर वो डिजीज़ कॉज करता है। लेकिन इस ह्यूमन के अंदर ब्लड में प्लाज्मोडियम कैसे जाता है? जब एक फीमेल एनोफिलीज मस्किटो उसको, जो इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मस्किटो है विच इज़ कैरिंग द प्लाज्मोडियम इनसाइड द बॉडी, वो उसको बाइट करे ह्यूमन को, तो इसके अंदर प्लाज्मोडियम किसके थ्रू आ रहा है? मस्किटो बाइट के थ्रू। तो जो ये मस्किटोज हैं ये कैरी कर रहे हैं आपके पैथोजन को, बट उनके अंदर कोई डिजीज़ नहीं हो रही है। तो हमारे पास जो वेक्टर है वो कौन हुआ? आपका फीमेल। ऑलवेज याद रखना, जो मस्किटोज बाइट करते हैं वो सिर्फ फीमेल्स होती हैं, क्योंकि जो सकिंग एंड पियर्सिंग, पहले तो स्किन को पियर्स करना है और फिर उसके बाद ब्लड को सक करना है। सकिंग एंड पियर्सिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स आर प्रेजेंट इन ओनली फीमेल मस्किटोज, ठीक है। फीमेल फ्लाइज, नेवर इन मेल्स, ठीक है। तो जो भी आपको बाइट करेगा एनोफिलीज वो फीमेल होगी। तो फीमेल एनोफिलीज मस्किटो जो है वेक्टर है, ओके, स्मॉल ए आएगा, ओके। अब प्लाज्मोडियम पे आओ। प्लाज्मोडियम क्या है? पैथोजन। ये प्लाज्मोडियम फीमेल एनोफिलीज के अंदर भी रहता है, और जब ये फीमेल एनोफिलीज जिसके अंदर प्लाज्मोडियम है, जब वो मैन को काटती है, ह्यूमन को बाइट करती है, तो वो उसके अंदर चला जाता है। तो मतलब ये है क्या? ये एक पैथोजन है बिकॉज इट इज़ कॉजिंग अ डिजीज़। कौन सी डिजीज़? मलेरिया। बट इसके होस्ट कौन है? किस किस के अंदर ये रहता है? इसके होस्ट हैं दो, एक है इसका मैन और एक है इसका एनोफिलीज मस्किटो, ओके। तो ये पैथोजन कैसा कहलाता है? डायजेनेटिक। डायजेनेटिक, डाई का मतलब होता है कि इसके दो होस्ट हैं। किस होस्ट में वो डिजीज़ कॉज कर रहा है? मैन के अंदर, ठीक है। अब इनमें से वेक्टर कौन कहलाएगा? वेक्टर जो होता है वो होता है जिसके अंदर पैथोजन की सेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट हो। दोबारा से सुनो, वेक्टर इज दैट एनिमल जिसके अंदर द पैथोजन इज कंप्लीटिंग इट्स सेक्सुअल लाइफ साइकिल, ओके। और एक सेकेंड, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। जो आपका वेक्टर नहीं, मैं इसमें बताती हूँ आपको। जो पैथोजन है प्लाज्मोडियम, इट इज़ हैविंग टू होस्ट,
टू होस्ट होने की वजह से इसे कहते हैं डाइजेनेटिक पैथोजन। जिसका एक ही होस्ट होता है उसे कहते हैं मोनोजेनेटिक पैथोजन। इसके दो होस्ट हैं, मैन एंड अनोफिलीज। ठीक है, मतलब दो होस्ट हैं, उसमें से एक होगा प्राइमरी होस्ट, एक होगा सेकेंडरी होस्ट। ठीक है, अब प्लाज्मोडियम का भूल जाओ, मलेरिया का भूल जाओ। हमारा जो प्राइमरी होस्ट होता है और जो सेकेंडरी होस्ट होते हैं, दो होस्ट होते हैं। अगर ये ट्राइजेनेटिक होता तो हमारे पास एक थर्ड होस्ट भी होता। ठीक है, उसको हम कहते हैं टर्शरी होस्ट। प्राइमरी और सेकेंडरी जब हम बात करते हैं तो जो सेकेंडरी होस्ट होता है उसको हम कहते हैं वेक्टर। ठीक है, प्राइमरी होस्ट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होस्ट है। ठीक है, एक वेक्टर की, एक पैथोजन की दो टाइप की लाइफ साइकिल होती है। एक लाइफ साइकिल में वो दो तरीके से, दो फेजेस में जीता है। एक में वो एसेक्सुअल लाइफ साइकिल करता है, एक में वो सेक्सुअल लाइफ साइकिल करता है। तो प्राइमरी हम होस्ट वो चुनते हैं जिसमें जो आपका पैथोजन है वो सेक्सुअल पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल परफॉर्म करेगा, और सेकेंडरी होस्ट वो होगा जिसमें वो एसेक्सुअल पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल परफॉर्म करेगा। ठीक है, ऑलवेज प्राइमरी होस्ट इज जिसमें पैथोजन कंप्लीट्स द सेक्सुअल पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल, सेकेंडरी जिसमें वो एसेक्सुअल पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल परफॉर्म करेगा, और वेक्टर होता है सेकेंडरी होस्ट। ठीक है, तो वेक्टर मतलब जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा जिसके अंदर पैथोजन। ओके, अब अगर मैं सपोजिटली डेंगू की बात करूं, डेंगू अब जैसे अगर मैं साल्मोनेला नहीं ले सकते, इसके लिए कैरियर और वेक्टर की बात करें। जो डिजीज़ेस आपको नहीं नोन है, एक मिनट रुको, डेंगी ले लेते हैं। चलो, डेंगू बोलते थे इसको, लेकिन इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है दैट इज़ डेंगी। ठीक है, डेंगी जो है एक डिजीज़ है। इसका जो पैथोजन है आपका वो एक वायरस है जिसे हम कहते हैं डेंगी वायरस। DEN से उसको रेफ़र किया जाता है, डेंगी वायरस। अब ये डेंगी वायरस ना, इसका एक होस्ट तो ह्यूमन है, मैन, और ये एक होस्ट है इसका मस्कीटो। और मस्कीटो कौन सा है? ऑलवेज फीमेल एडीज मस्कीटो। ठीक है, एडीज इज़ द जीनस। अब इसमें से ये डाइजेनेटिक हो गया। डेंगी वायरस इज डाइजेनेटिक पैथोजन, इसके दो होस्ट होते हैं। इसके अंदर जो ह्यूमन होता है डेंगी वायरस में, ये सेक्सुअल पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल ह्यूमन के अंदर शो करता है। तो ह्यूमन कौन सा हो गया इसका? प्राइमरी होस्ट। और एसेक्सुअल किस में शो करता है? फीमेल डेंगी के अंदर, फीमेल एडीज़ के अंदर। तो ये जो एडीज़ एजिप्टाई जो है ये इसका सेकेंडरी होस्ट हो गया। एसेक्सुअल कर रहा है इसलिए सेकेंडरी होस्ट, और सेकेंडरी होस्ट को हम क्या कहते हैं? वेक्टर। ठीक है, तो ह्यूमन प्राइमरी होस्ट, और ह्यूमन टू ह्यूमन कैसे स्प्रेड होगा? बाय द वेक्टर। वेक्टर क्या है? जिसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है पैथोजन की, एंड इन केस ऑफ डेंगी ये वेक्टर होता है एडीज मस्कीटो। ठीक है, मलेरिया एक स्पेशल केस है। इसके अंदर जो पैथोजन है दैट इज़ योर प्लाज्मोडियम। ये भी डाइजेनेटिक है क्योंकि इसके दो होस्ट होते हैं, मैन होता है एंड आपका फीमेल अनोफिलीज मस्कीटो होता है। तो मैंने दो होस्ट बना दिए, एक मैन बना दिया और एक फीमेल अनोफिलीज मस्कीटो। ठीक है, फीमेल अनोफिलीज मस्कीटो, एक क्वेश्चन आता है कि इस प्लाज्मोडियम की जो सेक्सुअल लाइफ साइकिल है वो किस में होती है? हम मैन को बोल रहे हैं प्राइमरी होस्ट, और फीमेल अनोफिलीज मस्कीटो को मैं बोल रही हूँ आपके सामने सेकेंडरी होस्ट, मतलब वेक्टर। तो आप क्या बोलोगे कि प्लाज्मोडियम की सेक्सुअल लाइफ साइकिल किस में होगी? मैन में या फीमेल अनोफिलीज में? मैन में, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसके अंदर होती है उसी को प्राइमरी होस्ट कहते हैं, और मैन को हमेशा प्राइमरी होस्ट कहा जाता है प्लाज्मोडियम का। ठीक है, प्लाज्मोडियम के केस में उल्टा होता है।
सेक्सुअल लाइफ साइकिल होनी चाहिए थी प्राइमरी होस्ट में, लेकिन मैन के अंदर होती है एसेक्सुअल लाइफ साइकिल। फीमेल एनोफिलीज में होनी चाहिए थी एसेक्सुअल लाइफ साइकिल, लेकिन इसमें होती है सेक्सुअल लाइफ साइकिल। जिस भी होस्ट के अंदर सेक्सुअल लाइफ साइकिल होगी उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी होस्ट। जिस भी होस्ट के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी पैथोजन की, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी होस्ट। तो इसके हिसाब से तो एनोफिलिस मस्किटो जो था उसको प्राइमरी होना चाहिए था, मैन को सेकेंडरी। बट बिकॉज मैन इज़ द मोस्ट एडवांस्ड क्रिएचर ऑन अर्थ एंड मैन जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम मैन को कभी भी सेकेंडरी होस्ट नहीं मानते, हम इसको प्राइमरी होस्ट मानते हैं। जबकि इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है प्लाज्मोडियम की। तो प्लाज्मोडियम के केस में उल्टा होता है। अगर आपसे पूछेंगे डेंगू वायरस जो है उसका प्राइमरी होस्ट कौन है, मैन है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन के अंदर हो रही है। प्लाज्मोडियम का जो है प्राइमरी होस्ट कौन है, प्राइमरी होस्ट मैन है अगेन। जबकि हो क्या रही है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले होस्ट को हम सेकेंडरी होस्ट या वेक्टर मानते थे, बस प्लाज्मोडियम में उल्टा होता है। ठीक है, सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी होस्ट एंड सेकेंडरी होस्ट। अगर पैथोजन के दो होस्ट है दैट इज कॉल्ड एज दैट पैथोजन इज कॉल्ड एज डाइजेनेटिक पैथोजन। अगर उसके तीन होस्ट है दैट पैथोजन इज कॉल्ड एज ट्राइजेनेटिक पैथोजन। उसमें से प्राइमरी होस्ट कौन होंगे आपके, प्राइमरी होस्ट सिर्फ एक होता है, बाकी सारे आपके सेकेंडरी टर्शरी क्वाटरनरी होंगे। ठीक है, प्राइमरी होस्ट वो होता है जिसमें पैथोजन सेक्सुअली रिप्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है, बाकी चाहे उसके सेकेंडरी टर्शरी क्वाटरनरी कितने भी आपके होस्ट हो जाए उन सब में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। ठीक है, और जिनके अंदर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो वाले जो होस्ट होते हैं वेक्टर कहलाते हैं, जिसके सेकेंडरी होस्ट। ठीक है, लेकिन प्लाज्मोडियम के केस में उल्टा है, मैन को हमने प्लाज्मोडियम का प्राइमरी होस्ट माना है, जबकि रिप्रोडक्शन कौन सी हो रही है, एसेक्सुअल, क्योंकि मैन इज द मोस्ट एडवांस क्रिएचर एंड मैन इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन फीमेल एनोफिलिस मस्किटो। ये रीज़न है इसका। ठीक है, तो प्राइमरी होस्ट सेकेंडरी होस्ट पता चल गया। सेकेंडरी होस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेक्टर। ठीक है, अब जैसे कि आपका अगर जो मस्किटो है वो आपका पैथोजन को बॉडी के अंदर कैरी नहीं कर रहा है, बॉडी के बाहर कैरी कर रहा है, इन केस ऑफ जो भी आपका ये था हाउस फ्लाई का जो मैंने आपको डिस्कस किया था, तो उसको हम वेक्टर नहीं कहते, उसको हम कैरियर कहते हैं। ठीक है, कैरियर भी वही होता है जिसके अंदर एसेक्सुअल पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल कंप्लीट हो। सो आपकी डिजीज़ कंप्लीट हो गई है, जितने भी टाइप की डिजीज़ थी हमने पढ़ ली। ठीक है, उसके बाद हमने जो है मलेरिया के बारे में पढ़ा है। इसका पैथोजन जो है प्लाज्मोडियम, उसके चार जो है स्पीशीज़ होती है, वाइवेक्स, ओवेल, मलेरी एंड फाल्सीपैरम। ठीक है, और फाल्सीपैरम सबसे ज़्यादा खतरनाक स्टेज होती है। सबसे ज़्यादा डेंजरस स्पीशीज़ कौन सी है प्लाज्मोडियम की, दैट इज़ फाल्सीपैरम, क्योंकि फाल्सीपैरम जो होता है वो आपका मैलिग्नेंट होता है नेचर में। मैलिग्नेंट का मतलब वो ब्लड के थ्रू किसी भी ऑर्गन में चला जाता है। तो किसी भी ऑर्गन में चला जाएगा तो हमारे वाइटल ऑर्गन्स के अंदर अगर उसने डिजीज़ कॉज करी, वाइटल ऑर्गन्स को अफेक्ट किया, फॉर एग्जांपल किडनी, हार्ट, ब्रेन, तो आपकी डेथ भी हो सकती है। सबसे हाई डेथ रेट जो होता है वो प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम के केस में होता है। ठीक है, अब प्लाज्मोडियम का भी हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है कि ये कौन से किंगडम में होता है, प्रोटिस्टा के अंदर, कौन से ग्रुप के अंदर होता है, प्रोटोजोआ, और उसके अंदर कौन सा ग्रुप होता है, स्पोरोजोअन, मतलब इसके अंदर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर एब्सेंट है। और स्पोरोजोअन इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर एक स्पोर लाइक स्टेज होती है लाइफ में। ठीक है, ये वाइवा के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैम कभी कभी प्लाज्मोडियम का बैकग्राउंड भी पूछ लेती हैं, और हमेशा वो पूछती हैं कि प्राइमरी होस्ट बेटा क्या होता है। प्राइमरी होस्ट इज दैट होस्ट इन विच द पैथोजन शोज इट्स सेक्सुअल लाइफ साइकिल। ठीक है, फिर वो पूछती है बेटा लेकिन मलेरिया में सेक्सुअल लाइफ साइकिल किसके अंदर हो रही है, हम कहते हैं फीमेल एनोफिलिस मस्किटो। तो ये फीमेल होनी चाहिए थी प्राइमरी, लेकिन आपने ह्यूमन को प्राइमरी क्यों माना है, उसकी आप दो रीज़न दोगे। बिकॉज मैन इज़ the most advanced creature on earth and man is economically more important than anopheles, तो उसको हम सेकेंडरी पोजीशन पे नहीं रख सकते, वो हमेशा हमारा प्राइमरी होस्ट रहेगा। ठीक है, अब जो ये प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम मलेरिया साइकिल आप पढ़ ही लोगे, लेकिन जो प्लाज्मोडियम है
इसकी जो प्रोटोजोन है और इसकी जो स्पीशीज़ होती है, एक होती है आपकी वाइवेक्स, ठीक है, दूसरी होती है आपकी ओवेल, ठीक है, तीसरी होती है आपकी मलेरी, ये बाकायदा स्पीशीज़ है, अंडरलाइन करोगे इसको। फोर्थ होती है आपकी फैल्सीपैरम, ठीक है। जो आपकी वाइवेक्स होती है, ओवेल जो होती है, ये बोला जाता है कि ये टर्शियन मलेरिया कॉज करता है, ठीक है। और मलेरी एंड फैल्सीपैरम को बोला जाता है क्वाटरनरी मलेरिया। उसके बाद ये टर्शियन का मतलब क्या होता है? टर्शियन का मतलब होता है फीवर जो होगा, मलेरिया में फीवर होता है, वो एक पैटर्न शो करता है। अगर फीवर एवरी थर्ड डे हो रहा है, मतलब मंडे को नहीं हुआ, ट्यूसडे को नहीं हुआ, वेंसडे को हो गया, फिर थर्सडे को नहीं हुआ, फ्राइडे को नहीं हुआ, सैटरडे को हो गया, एवरी थर्ड डे अगर आपका फीवर कॉज हो रहा है तो वो कहते हैं टर्शियन मलेरिया हुआ है। एवरी फोर्थ डे अगर आपका फीवर हो रहा है तो उसे हम कहते हैं क्वाटरनरी मलेरिया, ठीक है। जो फैल्सीपैरम जो होता है ना स्पीशीज़, ये जो मलेरिया कॉज कराती है उसको स्पेसिफिकली हम कहते हैं मैलिग्नेंट। इसका क्वाटरनरी जो फैल्सीपैरम है ना, इसका फिक्स नहीं है। मलेरी जो है वो क्वाटरनरी करेगा हमेशा, वाइवेक्स एंड ओवेल हमेशा टर्शियन करेगा, फैल्सीपैरम का फिक्स नहीं है। ये इसको बोला जाता है मैलिग्नेंट मलेरिया। ये कौन सा मलेरिया कॉज करता है? मैलिग्नेंट। वाई? क्योंकि ये जो है ब्लड में ट्रैवल करता है एंड इट हैज़ द प्रॉपर्टी कि ये ब्लड में आ जाए और ब्लड के थ्रू ये बहुत सारे ऑर्गन्स में वॉन्डर करता है। तो अगर ये वाइटल ऑर्गन्स में पहुंच जाए तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज करता है और वाइटल ऑर्गन्स के डैमेज की वजह से डेथ हो जाती है। मतलब डेथ रेट ये है इसका 80 to 85%। मतलब अगर 100 लोगों को फैल्सीपैरम वाले प्लाज्मोडियम ने अगर इन्फेक्ट किया है तो उसमें से 80 या 85 लोग मर जाएंगे। ये डेथ रेट इसका बहुत ज़्यादा है। वाई? बिकॉज इट मूव्स फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन। वाइटल ऑर्गन्स में अगर पहुँच गया तो वहाँ पर ये डेथ कॉज करेगा, ठीक है। और इसके अंदर जो इसका वेक्टर है वो आपने पढ़ लिया, फीमेल अनोफिलीस मस्किटो है, ठीक है। इसके अंदर जो ऑर्गन्स जो प्रिडोमिनेंटली जो प्लाज्मोडियम के जो ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं वो होता है आपका सबसे पहले लिवर एंड देन आरबीसी, ठीक है, लिवर एंड आरबीसी। तो लेकिन फैल्सीपैरम में आपका लिवर, आरबीसी, ब्रेन, किडनी, ये सब भी इन्फेक्ट हो जाते हैं। नॉर्मली वाइवेक्स, ओवेल या मलेरी कौन सा करेगा? लिवर एंड आरबीसी को ही इन्फेक्ट करेगा। इसके सिम्टम्स जो होते हैं आपको याद रखने हैं पूरी तरीके से। सिम्टम्स में जो स्पेशल सिम्टम होता है ना वो होता है, एक तो फीवर है, एक रेगुलर पैटर्न में होगा, एंड सेकेंड इसमें चिल्स होती है, अचानक ठंड लगती है, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है कि आपको आपको एक ही कंबल से आराम नहीं मिलेगा, आपको 5-6 उड़ाने पड़ेंगे उसको, ठीक है। मतलब वन ब्लैंकेट इज़ नॉट इनफ, यू रिक्वायर एटलीस्ट 3-4 ब्लैंकेट टू गिव टू दिस पेशेंट, जिसकी वजह से इसकी जो चिल्स की वजह से ठंडक हो रही है वो शांत हो। तो चिल्स जो होते हैं ना वो स्पेसिफिक फीचर है मलेरिया का, ठीक है। एंड ये क्वेश्चन सीधा डायरेक्टली आता है, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ चिल्स? आरबीसी से एक टॉक्सिन निकलता है जिसे हम कहते हैं हीमोजोइन, ठीक है। जब ये प्लाज्मोडियम लिवर को इन्फेक्ट करेगा उसके बाद ये प्लाज्मोडियम आरबीसी को इन्फेक्ट करेगा। जिस आरबीसी के अंदर, आरबीसी जो होती है डिस्क लाइक बाइकॉनकेव होती है ना, ये ऐसे होगी, यहाँ पे भी कॉनकेव, यहाँ पे भी कॉनकेव, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। लेकिन एक हो गया, प्लाज्मोडियम आ गया, उसने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद इतना मल्टीप्लाई कर दिया उसने कि अब ये आरबीसी बर्स्ट होगी, ठीक है। लेकिन इस आरबीसी के अंदर मल्टीप्लाई करने के लिए इस प्लाज्मोडियम को क्या चाहिए? खाना चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी के लिए वो क्या करता है? आरबीसी के अंदर देयर आर लॉट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है वो आपका किसका बना है? हीम प्लस ग्लोबिन का,
ठीक है। ग्लोबिन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोटीन। पहले सबसे पहले जो ये प्लाज्मोडियम है ग्लोबिन खाएगा, एनर्जी ले लेगा प्रोटीन से, ठीक है। और जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हीम, एक होता है ग्लोबिन। ग्लोबिन को तो उसने डाइजेस्ट कर दिया और हीम क्या हो गया? आज़ाद हो गया। पहले किससे बंधा हुआ था? 4 ग्लोबिन से। अब ये हीम आज़ाद हो गया और जो हीम, फ्री हीम जो होता है ना, इट इज़ हाईली टॉक्सिक टू एनीबडी, ठीक है। इसको इमिडिएटली जो है हमारी बॉडी जो है रिसाइकिल कर लेती है, और लेकिन जो उसको रिसाइकिल करने का एबिलिटी नहीं होती प्लाज्मोडियम में, तो हीम जो है उसकी डेथ भी करा सकता है प्लाज्मोडियम की। तो प्लाज्मोडियम क्या करता है? जैसे ग्लोबिन उसने खाया, हीम जैसे फ्री हुआ, वो उसको कन्वर्ट करता है हीमोजोइन के अंदर। हीमोजोइन जो है इट इज़ नॉन टॉक्सिक टू प्लाज्मोडियम। उसके अंदर जब बैठा हुआ है तो उसको कोई डिजीज़ कॉज नहीं कर रहा, कोई परेशानी नहीं कर रहा, लेकिन हीमोजोइन इज़ अ टॉक्सिक टू ह्यूमंस। तो अब इस आरबीसी के अंदर जो आपके जो वो है प्लाज्मोडियम भरे पड़े हैं, ठीक है, लेकिन इसके अंदर हीमोजोइन भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बने पड़े हैं। तो जब ये आरबीसी बर्स्ट करेगी तो इसके अंदर से ढेर सारे आपके प्लाज्मोडियम निकलेंगे, साथ में हीमोजोइन जो है मॉलिक्यूल्स भी निकलेंगे, और ये मॉलिक्यूल्स क्या कराएंगे? चिल्स प्रोड्यूस करते हैं पेशेंट के अंदर। तो चिल्स एक टॉक्सिन की वजह से होता है विच इज़ कॉल्ड एज हीमोजोइन, और हीमोजोइन किससे बना है? हीम से बना है। वाई हीमोजोइन इज़ प्रोड्यूस्ड? बिकॉज जो आपका प्लाज्मोडियम है उसके लिए हीम टॉक्सिक है। हीम हर सेल के लिए टॉक्सिक होता है, एंड हमारी बॉडी में हीम रिसाइकल हो जाता है, बट प्लाज्मोडियम इज़ नॉट एबल टू रिसाइकल द हीम। तो इसीलिए इट कन्वर्ट्स इट हीम को इमीडिएटली इनटू हीमोजोइन। हीमोजोइन इज नॉन टॉक्सिक टू प्लाज्मोडियम। अगर उसके लिए टॉक्सिक होता तो वो खुद ही मर जाता, वो इसमें इसको कन्वर्ट क्यों करता? लेकिन हीमोजोइन इज टॉक्सिक टू मैन, जिसकी वजह से चिल्स होती हैं, ठीक है। तो मैंने काइंड ऑफ आपका इनिशियल जो पोर्शन है वो स्टार्ट करा दिया है। डिजीज़ वाला मैंने आपको नोट्स भेजे थे। हर डिजीज़ का जो है ना एक पैटर्न होता है, एक पर्टिकुलर सिम्टम होता है, वो सिम्टम से आपको पहचानने के लिए क्वेश्चन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड चिल्स, विच डिजीज इज ही सफरिंग फ्रॉम, ठीक है, ए पार्ट। सेकेंड पार्ट, नेम द पैथोजन और द कॉजेटिव एजेंट, ठीक है। थर्ड पार्ट, नेम द प्रिकॉशंस और द क्योर। तो अब हम चिल्स की वजह से हम पहचानेंगे द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, और कॉजेटिव एजेंट क्या है? प्लाज्मोडियम, ठीक है। इसका प्रिवेंशन कैसे हो सकता है? अगर आप पानी को ठहराओ ना, मतलब वाटर लॉगिंग शुड बी अवॉइडेड। वाटर लॉगिंग का मतलब क्या होता है? पानी का ठहर जाना। जैसे नालों में पानी ठहर जाता है, जैसे हम बारिश का पानी कहीं ठहर गया छोटे से बड़े से गड्ढे के अंदर, तो क्या होगा? जो मस्कीटोज़ होंगे वो पानी में आके अपने एग्स ले करेंगे। अब ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, वो ये कि आपने जो है ना 3 टाइप के मस्कीटोज़ पढ़ने हैं अभी, जो कि वेक्टर्स कहलाएंगे। एक तो प्लाज्मोडियम का जो वेक्टर होता है वो होता है फीमेल अनोफिलीज, ठीक है। एलिफेंटियासिस के अंदर जो डिजीज़ होती है उसमें जो वेक्टर होता है, एलिफेंटियासिस में तो आपका विचरेरिया बैंक्रॉफ्टाई होगा, नहीं एलिफेंटियासिस मत लो, एडीज़ ले लेते हैं, और फिलेरियासिस हो सकता है, नहीं एडीज़ ले लेते हैं। डेंगी के अंदर कौन सा आपका मस्कीटो होता है? वो होता है फीमेल एडीज़ इजिप्टाई, ठीक है। एडीज़ इजिप्टाई के अलावा भी स्पीशीज़ होती है, तो आप कर ही लो, इजिप्टाई, ठीक है। इसमें है एनोफिलीज़ जो होता है ना, जो मदर होती है वो हमेशा डर्टी वाटर के अंदर अपने एग्स ले करती है, ठीक है। और जो एडीज़ होता है ये हमेशा फ्रेश वाटर के अंदर आपका जो है अपने एग्स ले करेगी, ठीक है। तो इसका मतलब बेसिकली तो जो भी आपके मस्कीटो बाइट से जो डिजीज़ हो रही हैं उनका प्रिवेंशन क्या है कि आप प्रिवेंट लॉगिंग ऑफ वाटर,
ठीक है। सेकेंड, मस्कीटो रेपेलेंट्स यूज़ करो, आइदर मस्कीटो रेपेलेंट क्रीम्स आती हैं या आप नेट यूज़ करो, पानी को इकट्ठा मत होने दो, ठीक है। या उस पानी के अंदर जो एग्स हैं उसको खाने वाली फ़िश होती है, उसका बहुत इम्पॉर्टेंट है वो होती है गैम्बूसिया। गैम्बूसिया फ़िश, ये प्रॉपर एक फ़िश है, ठीक है। इसका जीनस है गैम्बूसिया। ये गैम्बूसिया क्या करती है, एग जो मस्कीटो, फीमेल मस्कीटो जो एग ले करेगी, उस एग से लार्वा बनेगा, लार्वा से एडल्ट बनेगा। तो ये क्या करती है, इट इज़ लार्वीवोरस, लार्वीवोरस फिश। लार्वीवोरस फिश मतलब ये ना सिर्फ अंडे लार्वा को खाती है। जितने भी आपके एग्स ले किए होंगे ना, किसी भी सपोजिटली एक जगह पे पानी इकट्ठा हो गया है बहुत ज़्यादा, उसमें गैम्बूसिया डाल दो, ठीक है। तो आपको कोई ख़तरा नहीं है कि आपको डेंगू होगा या मलेरिया होगा। क्यों? क्योंकि जितने भी एग्स ले करेंगे ना अनोफिलीज या एडीज आके, वो सबके एग्स में से जैसे ही लार्वा बनेगा गैम्बूसिया खा जाएगी, ठीक है। तो इट इज़ अ लार्वीवोरस फिश। ये प्रिवेंशन के लिए यूज़ की जाती है। और ये हमेशा याद रखना, जो एडीज होता है वो फ्रेश वाटर में ले करता है एग्स, इसीलिए जब डेंगू फैलता है ना तो लोग आते हैं कि कूलर में पानी तो नहीं है, यहाँ पे घरों में ज़्यादा बकेट्स तो नहीं है पानी होल्ड करने वाली, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि जो आपकी टैंक है, वाटर टैंक जो टंकी होती है वो ओपन है। ये सारे क्या है, पानी सारे फ्रेश वाटर है। कूलर के अंदर भी फ्रेश वाटर ही डालते हैं हम, ठीक है। हमारे जो वॉशरूम में जो बकेट्स है वो भी फ्रेश वाटर ही होती है। ऊपर जो वाटर टैंक है उसमें भी फ्रेश वाटर है। ये सब देखने आते हैं एमसीडी वाले। ये क्यों फ्रेश वाटर को देख रहे हैं? क्योंकि डेंगू फैलता है एडीज़ के बाइट से, और एडीज़ अपने एग्स कहाँ ले करती है, फ्रेश वाटर में। अनोफिलीज डर्टी वाटर में हमेशा ले करेगी। इसलिए हम मलेरिया फैलता है तो हम जो डर्टी वाटर होता है ना, जैसे सड़कों पे पानी रुक गया, नालों का पानी है, ठीक है, छोटी छोटी जो नाले बह रहे होते हैं उनका है, उन सबको कवर करवाते हैं, ओके। तो वो वॉशरूम में कितनी मर्जी बकेट्स भर के रख लो, पानी की इकट्ठी कर लो, उसमें कुछ नहीं होगा, वो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो है डर्टी वाटर है, इसको आपको जो है कवर करना है, क्योंकि मलेरिया फैलता है अनोफिलीज से, और अनोफिलीज जो है अपने एग्स ले करती है डर्टी वाटर में, ठीक है। यस, हाँ, तो मैं आपको कह रही थी ना कि वो इम्पॉर्टेंट स्पेसिफिकली वो आपसे पूछेंगे कि ये डिज़ीज़ कौन सी डिज़ीज़ हो रही है। तो जैसे कि आपका अगर आप ट्यूबरकुलोसिस में देखो, ड्रॉपलेट्स फ्लूइड डिस्चार्ज, और टेटनस के अंदर, डेंगू में जैसे आपका जो है बोन पेन होता है, मसल पेन होती है, ठीक है। तो ये आपका डेंगू हो जाएगा। चिल्स आपका प्लाज्मोडियम के अंदर हो गया। मैं और देख लेती हूँ। स्किन इचिंग हो रही है आपको बहुत ज़्यादा, तो फंगस डिजीज़ होगी वो, ठीक है। और अगर आपको जो है इंटेस्टिनल प्रॉब्लम है तो वो आपकी हेलमिंथ्स की वजह से हो रही है प्रॉब्लम, एस्कैरियासिस या एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस को ही हम फिलेरियासिस कहते हैं, ठीक है। एलिफेंटियासिस एंड फिलेरियासिस, यस, इसका भी था। इसका भी जो वेक्टर होता है वो क्यूलेक्स मस्कीटो होता है, फीमेल क्यूलेक्स मस्कीटो। मतलब आपके पास 3 डिजीज़ है, एक तो आपकी मलेरिया है मस्कीटो बाइट से, दूसरी आपकी डेंगू है मस्कीटो बाइट से, एंड जो तीसरी है आपकी फिलेरियासिस एंड एलिफेंटियासिस, ठीक है। ये किसके बाइट से होता है? अनोफिलीज, फीमेल लिख देना, अनोफिलीज। ये किसकी बाइट से होता है? फीमेल एडीज़, ठीक है। और ये किसकी बाइट से होता है? फीमेल क्यूलेक्स। तो जो क्यूलेक्स मस्कीटो है और अनोफिलीज मस्कीटो जो है वो आपका जो एग्स ले करते हैं वो डर्टी वाटर में ले करते हैं। और जो आपका एडिस जो होता है मस्कीटो, फीमेल एडिस, जो कि आपका डेंगू कॉज करा रहा है, वो होता है ओनली फ्रेश वाटर में एग्स ले करना, ठीक है। और कौन से हो सकते हैं? एक बार ना इसके भी मैंने थोड़े से डिटेल में बनाए थे नोट्स, मैं आपको सेंड कर दूंगी।
सो मैंने एक ओवरव्यू दिया आपको डिजीज़ का, और थोड़ा बहुत हमने प्लाज्मोडियम भी पढ़ लिया है। बाकी आपके लिए अभी यही टास्क है कि आप जितने भी डिजीज़ हैं उनके कॉजेटिव एजेंट, ठीक है, वो स्प्रेड किससे होते हैं। ज़रूरी नहीं है हर कोई वेक्टर से स्प्रेड हो, कुछ कैरियर से स्प्रेड हो सकते हैं, कुछ आपके कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से हो सकते हैं, कुछ आपके होते हैं फीको ओरल रूट। फीको ओरल रूट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे एक छोटे बच्चे ने, उसके अंदर जो है एस्कैरियासिस समझ लो, एस्कैरिस जो है उसके अंदर है, और उसने एग्स ले कर दिए हैं, ठीक है। अब वो एग्स जो हैं किससे पास होते हैं, एनस से पास होते हैं, फीसिस के अंदर एग्स प्रेजेंट होते हैं। अब उसने जो है अपना जो है फीकल मैटर पास किया, ठीक है। अब फीकल मैटर के अंदर एग्स थे उसके, और इस बच्चे ने अच्छे से हाथ नहीं धोए। अब जब ये खाना खाएगा ना, तो इसके जैसे, तभी तो कहते हैं नेल्स नहीं बढ़ाने चाहिए, तो इसीलिए जब वो खाना खाएगा उसने अच्छे से हैंड वॉश नहीं किया है, तो उसके हाथ पे कहीं ना कहीं बहुत ही माइक्रोस्कोपिक जो है एग्स, फीकल मैटर के अंदर प्रेजेंट एग्स जो हैं उसके हाथ में रह जाएंगे। और उसने अगर अच्छे से वॉश नहीं किया और खाना खाया, तो वो एग्स जो हैं दोबारा उसके अंदर चले गए। तो क्या हो रहा है, फीसिस से निकल के एग्स कहाँ गए, ओरल, उसकी बॉडी के अंदर, फिर वो फीसिस से निकले, फिर वो ओरल चले गए। तो ये फीको ओरल रूट होता है, ओके। यस, बाकी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसके अंदर, कि अगर मैं आपको बोलूं कि अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम कफ, सीवियर कफ, एक सेकेंड, अगर बोला जाए कि अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सीवियर कफ, बताइए डिजीज़ कौन सी है। कफ का मतलब क्या है, लंग्स के अंदर चली गई है डिजीज़, लंग्स के अंदर पैथोजन चला गया है। लंग्स के अंदर क्या होते हैं, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई, और जितने भी एल्वियोलाई हैं, जितने भी आपके ब्रोंकियल ट्यूब्स हैं, सबके अंदर पैथोजन पहुंच गया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एक्सेस ऑफ फ्लूइड फॉर्म हो रहा है, म्यूकस, एक्सेस ऑफ म्यूकस इज गेटिंग फॉर्म्ड। और ये म्यूकस कहाँ पे फॉर्म होता है, एल्वियोलाई के अंदर, एल्वियोलर सेल्स के थ्रू, ठीक है। और वो म्यूकस जो है कफ की फॉर्म में बाहर आता है। तो यहाँ पे इन्फेक्शन किसका हुआ है, कौन से ऑर्गन्स का, लंग्स एंड एल्वियोलाई का। और जो आपका सिम्टम है वो क्या है, कफ है, सीवियर सिम्टम आपका। तो ये डिजीज़ जो होगी, ये आपकी कौन सी थी, निमोनिया, यस, निमोनिया, निमोनिया डिजीज़ होगी आपकी। और अगर आपका क्वेश्चन में आता है कि अ पर्सन इज़ सफरिंग फ्रॉम सोर थ्रोट, सोर थ्रोट, यहाँ पे ये रहा, सोर थ्रोट का मतलब क्या होता है, आपके गले में दर्द हो रहा है, पेन, थ्रोट के अंदर आपका जो है, या तो आपको फील हो रहा है कि बहुत स्वेलिंग सी है अंदर सी, या आपका जैसे होता है ना जब आपका गला बैठा हुआ होता है, जब गले के अंदर जब आपका गला सूज जाता है अंदर से, हमें फील होता है कि यार स्पेस ही नहीं है कुछ भी इंजेस्ट करने की, स्वेलिंग हो रही है कहीं ना कहीं, या आपको ऐसा फील होता है कि गला ना जैसे बहुत ज़ोर से कट रहा हो, तो उसे कहते हैं सोर थ्रोट, ठीक है। इसमें क्या है कि पैथोजन सिर्फ थ्रोट तक पहुंचा है, ठीक है, मतलब ये जो है ये आपका ट्राकिया तक है, उसके बाद लंग्स में नहीं गया है। तो जब खाली थ्रोट तक पहुंचता है आपका पैथोजन, तो उस डिजीज़ को हम कहते हैं डिप्थीरिया। अगर कफ हो रही है तो हम उसे कहते हैं निमोनिया। अगर सोर थ्रोट हो रहा है तो उसे कहते हैं डिप्थीरिया। अगर आपके एल्वियोलाई तक पैथोजन चले गए हैं तो निमोनिया। अगर आपके सिर्फ थ्रोट तक गए हैं पैथोजन, थ्रोट अफेक्ट हो रहा है तो डिप्थीरिया। निमोनिया एंड डिप्थीरिया के बीच में ना बहुत सिमिलैरिटीज़ होती हैं, इसलिए क्वेश्चन जो है आपको ध्यान से अटेम्प्ट करना है। कफ लिखी है या लंग्स लिखे हैं तो निमोनिया, अगर खाली थ्रोट लिखा है
तो आपका डिप्थीरिया। इसी तरीके से आपको ना अपने जो भी डिजीज़ है ना उसमें से जो डिफ्रेंशिएटिंग सिम्टम है जो औरों के अंदर नहीं है उसके बेस पे आपको डिजीज़ जो है याद करनी है। चिल्स हो रही है, मलेरिया, ठीक है। अगर आपका रैशेस पड़ रहे हैं बॉडी पे, डेंगी, ठीक है। अगर आपके लोअर लिम्स जो है एक्सपांड कर गए हैं, मतलब एलिफेंटियासिस जिसमें एलिफेंट जैसे आपके लोअर लिम्स हो जाते हैं, सूजन इतनी बढ़ जाती है, ठीक है। क्यों बढ़ती है? बिकॉज ऑफ द ब्लॉकेज ऑफ द लिम्फ वेसल्स। जो आपका कॉजेटिव एजेंट होता है फिलेरियल वर्म, वो आपके जो फीमेल होती है एग्स ले करती है आपके लिम्फैटिक वेसल्स के अंदर। और किसके लिम्फैटिक वेसल्स के अंदर? लोअर लिम्स के स्पेशली। अब वो जो इतने सारे जो एग्स ले हो जाते हैं ना, उनमें से कुछ अगर पास नहीं हुए तो बॉडी के बाहर, तो वो क्या होते हैं, उनका कैल्सिफिकेशन हो जाता है। कैल्सिफिकेशन मतलब उसके अंदर उसके ऊपर कैल्शियम डिपोजिशन के बाद क्रिस्टल्स बन जाते हैं, और ये क्रिस्टल्स जो हैं लिम्फ को नीचे से ऊपर नहीं आने देते। तो ऊपर से जितना भी लिम्फ नीचे आ रहा है वो नीचे ठहरता जाता है, ठहरता जाता है, ठहरता जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो एक्सेस स्वेलिंग हो जाती है लोअर लिम्स की एंड आपके जेनाइटल पार्ट्स की, ठीक है। तो अगर ऐसे आपके सिम्टम्स हो रहे हैं तो आप बोलोगे फिलेरियासिस और एलिफेंटियासिस, ठीक है। अगर आपका ये है ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टिनल पार्ट्स हो रहा है या एब्डोमिनल पेन है आपको बहुत ज़्यादा, इसके अंदर किसकी होगी, एक मिनट रुको। यस, टाइफॉइड और एस्कैरियासिस के बीच में भी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं लोग। अगर आपसे पूछा जाए कि आपका हाई फीवर है, ठीक है, आपको वीकनेस हो रही है, ऑब्वियसली फीवर की वजह से होगी, ठीक है, साथ में आपका स्टमक पेन है, तो आप लिखोगे टाइफॉइड, ओके। अगर आपका एब्डोमिनल पेन है तब आप लिखोगे एस्कैरियासिस, ठीक है। एस्कैरियासिस में एक चीज़ और भी होती है, इनडाइजेशन ऑफ फूड, जो कि टाइफॉइड में नहीं हो रहा है। एब्डोमिनल पेन टाइफॉइड में, स्टमक पेन होता है। अनीमिया एस्कैरियासिस में होता है, एस्कैरियासिस में अनीमिया भी हो जाता है, क्योंकि वो किसके ऊपर जो है अपना न्यूट्रिशन ले रहा है, वो ब्लड वेसल से आपका न्यूट्रिशन ले रहा है, तो अनीमिया हो जाएगा उसके अंदर। एब्डोमिनल पेन, इंडाइजेशन स्पेसिफिकली फॉर एस्कैरियासिस। स्टमक पेन जो है वो आपका टाइफॉइड के अंदर होगा। टाइफॉइड को एंटेरिक फीवर भी कहते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एंटेरिक फीवर, नेम द कॉजिटिंग एजेंट, नेम हाउ इट इज स्प्रेड बाय एंड नेम द अफेक्टेड ऑर्गन्स, ठीक है। इसमें एंटेरिक फीवर क्या होता है? टाइफॉइड, उसके हिसाब से आप लिखोगे स्टमक पेन है इसके अंदर। और एस्कैरियासिस में जो है आपका एब्डोमिनल पेन है। अब दोनों ही कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से जो है स्प्रेड होते हैं, लेकिन एस्कैरियासिस जो है फीको ओरल रूट से भी होता है, कि बच्चे के अंदर एग्स थे और उसने जो है फीकल मैटर पास किया, उसके बाद उसने अच्छे से हाथ नहीं धोए और उसी फीकल मैटर में आपके एग्स प्रेजेंट थे जो बाहर आए थे, तो दोबारा से उसके ओरली उस खाना खाएगा तो आपके अंदर चला जाएगा, फिर फीकल मैटर के थ्रू निकलेगा, फिर हाथ नहीं धोएगा तो वो अंदर चला जाएगा दोबारा से, ठीक है। तो एस्कैरियासिस में एब्डोमिनल पेन एंड अनीमिया, ठीक है। और ये याद रखना कि ऑर्गन्स भी पूछते हैं वो, जैसे मैंने आपको बताया था निमोनिया में लंग्स आपके इन्फेक्टेड होते हैं, साथ में एल्वुलाई। अच्छा, अगर एल्वुलाई सिर्फ म्यूकस एंड म्यूकस ही बनाता रहेगा तो होगा क्या, उसके अंदर आपकी ऑक्सीजन गैस जो है वो जो कैपिलरीज के थ्रू जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा था वो नहीं होगा। तो एज अ रिज़ल्ट जो है सारे एल्वुलाई 100% ऐसा नहीं है कि म्यूकस ही सिक्रेट करेंगे, काफ़ी हद तक जैसे 50% म्यूकस सिक्रेट कर रहे हैं तो 50% ऑफ द एल्वुलाई ही बचा है ऑक्सीजन को लेने के लिए। जब तक वो ऑक्सीजन नहीं लेगा ट्रांसपोर्ट कैसे होगा ब्लड के अंदर। तो अगर आपका निमोनिया है, सीवियर निमोनिया, तो आपके सारे एल्वुलाई इन्फेक्टेड है और भर भर के वो म्यूकस सिक्रेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं लंग्स में पानी भर गया है, ठीक है। तो और ऐसे केस में क्या होगा कि जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो बॉडी में कम होगा, जिसकी वजह से आपके जो नेल्स होते हैं और आपके जो लिप्स होते हैं वो ब्लू कलर के हो जाते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है।
तो ये भी एक सिम्टम आपसे पूछा जाता है कि एक बच्चे की लिप्स एंड नेल्स जो है वो ब्लू कलर के हो गए हैं और कौन सा डिजीज़ हुआ है उसे, एंड ये जो है इसका कारण क्या है, ब्लू क्यों हुए हैं। तो सबसे पहले तो आप बताओ कि लिप्स ब्लू एंड ग्रीन हो गए हैं, तो ये आपका निमोनिया है। कौन से ऑर्गन्स अफेक्टेड है, लंग्स एंड एल्वुलाई। व्हाट आर एल्वुलाई डूइंग, दे आर प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ म्यूकस, ठीक है, जो कफ फॉर्म के अंदर बाहर आ रहा है। एंड जो एल्वुलाई है दे आर एक्सचेंजिंग गैसेस वेरी लेस, ठीक है। सो देयर इज़ वेरी लेस ऑक्सीजन सप्लाई इन द ब्लड, बिकॉज ऑफ विच जो आपके जो नेल्स हैं एंड जो आपके लिप्स हैं वो आपके ब्लू कलर के हो रहे हैं। तो जितनी भी डिजीज़ेज आप पढ़ रहे हो उनके हर एक पार्ट पे ध्यान देना, कौन से ऑर्गन्स अफेक्ट हो रहे हैं, और अपने सामने जैसे कि एस्कैरियासिस कैसे पहचानोगे और टाइफाइड कैसे पहचानोगे, डिप्थीरिया कैसे पहचानोगे, निमोनिया कैसे पहचानोगे, ठीक है। और निमोनिया में तो आपको रीज़न भी देना है कि क्या हो क्या रहा है, इसी तरीके से आप पढ़ना। और जो एलिफेंटियासिस है ना, उसका जो कॉजेटिव एजेंट होता है वो भी एक निमेटोड होता है। निमेटोड मतलब जैसे एस्कैरिस एक निमेटोड है, वैसे वुचरेरिया भी एक निमेटोड है। निमेटोड्स जो होते हैं कौन से फाइलम में आते हैं, एस्कलमिन्स के अंदर, ठीक है, राउंड वर्म्स हैं ये। अच्छा, वुचरेरिया जो है ना उसकी 2 स्पीशीज़ होती हैं जो कि डिजीज़ कॉज करती हैं, एक मलाए और एक बैंक्रॉफ्टाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में सबसे कॉमन होती है वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टाई, लेकिन कई बार क्वेश्चन में पूछा है नेम द 2 स्पीशीज़ ऑफ वुचरेरिया विच कॉज एलिफेंटियासिस, तो उन्होंने दोनों स्पीशीज़ पूछ ली और स्पेसिफिकली पूछा है क्वेश्चन के अंदर। तो आपको दोनों स्पीशीज़ याद रखनी है, वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टाई एंड वुचरेरिया मलाए, ठीक है। कौन से उससे होता है, वेक्टर कौन सा है, मस्कीटो कौन सा है, क्यूलेक्स। एडिस से क्या होगा, डेंगू। एनोफिलीज से क्या होगा, मलेरिया, ठीक है। तो ऑर्गन्स अफेक्टेड भी करने हैं और इनके जो सिम्टम्स है उनको लेके अपने आप ट्राई करो कि आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, ठीक है। इस तरीके से पढ़ लेना इसको।